हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की बात यहाँ पे करने हम जा रहे हैं और वह आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, जो कि आपको बी फार्म और बी टेक में दोनों कैटेगरी में ये आपको सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप बी टेक कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, अगर बी फार्म कर रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर में है तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो सॉलिड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात हो रही है और ये ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स का ये आपका जो भी सब्जेक्ट ये चलने वाला है, जिसका पेपर कोड है KVE301। ठीक है, और इस वीडियो में कवर होगा हमारा यूनिट नंबर 1, 2, 3, मतलब यूनिट नंबर 1 से लेके 2, 3 जो भी यूनिट के क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 या 10 मार्क्स के निकल के आते हैं, यही क्वेश्चन यहाँ पे आज कवर किया जा रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही वीडियो में 1 से लेके 3 यूनिट तक कवर करेंगे और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे विद सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर वॉच करें, ताकि जो भी आपका डाउट है ये अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए अपने हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, व्हाई देयर इज ए नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। ये वैल्यू एजुकेशन क्या होती है और वैल्यू एजुकेशन हमें पढ़े मतलब जानने की जरूरत क्यों पड़ी, अब उसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, तो ये वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? वैल्यू एजुकेशन मतलब क्या, मतलब एजुकेशन का मतलब आप समझ रहे हैं शिक्षा। वैल्यू मतलब होता है कि कितनी ज्यादा उसकी वैल्यू है, वैल्यू का मतलब क्रेज क्या है। ठीक है, तो चलिए हम पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको जितने भी सोल्यूशन मिलेंगे सब अच्छे वे में और पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं ही आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट जो आप कहता है, वैल्यू एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज वैल्यूएबल इन टर्म ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। जो वैल्यू एजुकेशन होता है इसमें हम लोग इस चीज की स्टडी करते हैं कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है। जैसे कि ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए वैल्यूएबल क्या, जैसे आपको अगर खुश रहना है, मतलब अगर लाइफ में जो व्यक्ति खुश है तो समझो उसके पास सारी सुख सुविधाएं सब वो उसके पास प्रेजेंट है, तो हमें क्या है, फाइनली हमें हर कंडीशन में खुश रहना चाहिए। ठीक है, एंड अब सेकंड की बात करें तो वैल्यू एजुकेशन इज नेसेसरी टू असिस्ट एवरीवन इन इंप्रूविंग एंड इंप्लीमेंटिंग द वैल्यू सिस्टम। और वो जो वैल्यू एजुकेशन है ये क्या है, प्रत्येक मतलब एवरीवन, प्रत्येक को क्या है, लगातार ये वैल्यू सिस्टम को सुधारने में और कहीं ना कहीं नए नए चीजों को इम्प्लीमेंट करने में हमारा लगा हुआ है। एंड इसी रो में हम देखते हैं कोई अपने पॉइंट नंबर थर्ड, वंस वन अंडरस्टैंड हिज और हर ओन वैल्यूज इन लाइफ। अब देखो एक बार ये भी सिखाता है कि हिज और हर मतलब मेल फीमेल को अपनी वैल्यू को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, कैसे आप अपने वैल्यू को समझ रहे हैं। ही और सी कैन एग्जामिन एंड कंट्रोल द वेरियस चॉइसेस, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों की बात की जा रही है, वो कैसे अपने मतलब चॉइसेस को एग्जामिन करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये आपका बताता है आपकी वैल्यू एजुकेशन। और इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, हमें जरूरत क्यों पड़ी वैल्यू एजुकेशन की। अब इसकी हम बात करते हैं तो द सब्जेक्ट दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। हमें क्या है वैल्यू एजुकेशन, हम उसी को बोलते हैं कि किसी ह्यूमन हैप्पीनेस, जैसे ह्यूमन को अगर हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए वैल्यूएबल क्या है, यही चीजें हमें जानने के लिए हम लोग वैल्यू एजुकेशन पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, द करंट एजुकेशनल सिस्टम इज हैवीली स्किल बेस्ड, और जो करंट एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है वह पूरा स्किल्ड के बेस पे। जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप डिग्री ले रहे हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो बात कहीं ना कहीं अब ये फॉलो हो रही है हमारे सोसाइटी में। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर फीलिंग एंड कल्चर। और अगर आपको अच्छी वैल्यू एजुकेशन है तो आप दूसरों को कैसे समझ रहे हैं, दूसरों का आदर व्यवहार मान सम्मान कैसे कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को कैसे समझ रहे हैं और कल्चर्स क्या चल रहे हैं, ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है इसी में, तो वैल्यू एजुकेशन प्रमोट हेल्दी रिलेशनशिप बाय टीचिंग कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल। वैल्यू एजुकेशन ये भी प्रमोट करता है कि रिलेशनशिप अगर आप किसी से बना रहे हैं तो अच्छे बात व्यवहार में बनाइए, और जो रिलेशनशिप बना रहे हैं वो कुछ इस तरह रहे कि आपका साथ अगर मतलब ए आपका साथ दे रहा है तो बी भी आपका साथ देगा। ठीक है, कुछ इस तरह आपको बनाना है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब जैसे आप कोई भी आपको कुछ कह रहा है तो उसको तुरंत सुनो और उसके बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, और उसको जो मतलब वो जो आप सुने हैं और वो क्या बोला है उस पर आपको क्या है एक विचार करना चाहिए। जैसे कुछ लोग नहीं होते कि आपकी बातों को सुन के इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें एक अच्छे पर्सन की तरह रहना है। बातों को सुनो, देखो क्या कह रहा है, वो हमारे लिए अच्छा कह रहा है कि गलत कह रहा है, ये सारी चीजें हमें सुनना जरूरी हो जाता है। ठीक है,
पांचवा की बात करें तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल सेट गोल्स, डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट फॉर पर्सनल एक्सीलेंस। और देखो वैल्यू एजुकेशन ये भी मतलब सेट करता है अपने पर्सनल एक्सीलेंस के लिए, कैसे आप गोल्स को सेट कर रहे हैं, कैसे अपने माइंडसेट को डेवलप कर रहे हैं ना, ये भी हमारा वैल्यू एजुकेशन ही बताता है। 6 की बात करें तो वैल्यू एजुकेशन इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो क्या है, ये वैल्यू एजुकेशन जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, एनालिसिस हो गया किसी भी चीज का, और इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज को ये मतलब मैनेज भी करता है। बाकी हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म डिसीजन, और क्या है मतलब हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए, कौन सी बात को पहले सुनना चाहिए फिर डिसाइड करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें वैल्यू एजुकेशन ही बताता है। तो बाय एम्फसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ अवेयरनेस, और क्या है ओवरऑल आपको ये देखना है कि अपने आप पे आप स्वयं कंट्रोल भी करना है, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ अवेयरनेस। आप क्या है अपने आप को कंट्रोल करो और अपने आप को खुद जागरूक करो, ठीक है, मतलब स्वयं पे कंट्रोल रखना है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आवेश में आकर बहुत कुछ कर जाते हैं, तो आपको नहीं, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, जो सही चीजें हैं वही उसी को फॉलो करो, अदरवाइज गलत चीजों को आप वो तो मतलब छोड़ दो, ठीक है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफाइन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब अपने आप को आप कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे कहीं पे, मतलब अपने आप की व्याख्या करना। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपनी बड़ाई करना अपने मुंह से, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब अपने आप को आप कैसे कहीं पे व्यक्त कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग माई सेल्फ टू डिस्कवर व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग अपने आप को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, व्हाट इज राइट फॉर मी, हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए सत्य क्या है, मस्ट बी जज विथ इन माई सेल्फ, ये सारी चीजों को हमें खुद ही जज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो आपसे जब आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, डेमो वगैरह या एंट्रेंस वगैरह, तो आपसे अगर प्राइवेट संस्था में जा रहे हैं तो तब की मैं बता रहा हूं, तो वहां से आपको पूछेगा एक्सेप्टेड सैलरी आपकी कितनी, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, तो तब आपको अपना ये प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, पहले पे अपने आप पे भरोसा रखो और जो भी बोलना है सटीक बोलो, ठीक है, ताकि सामने वालों मतलब एडजस्ट कर ले जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपको सेल्फ एक्सप्लोर करना है। एंड सेकंड की बात करें, थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम ये भी जानते हैं कि हमारी वैल्यू कितना है, ठीक है। वी लिव विथ डिफरेंट इंटायरली फ्रेंड, फैमिली, एयर एंड सॉलिडिटी, और उसी कंडीशन में हमें क्या है अलग अलग लोगों के साथ रहना होता है। कभी कभी देखो आज अगर आप मान लो गांव में है तो फ्रेंड अलग मिल जाएंगे, हॉस्टल पर चले जाते हैं तो फ्रेंड अलग मिल जाते हैं, फिर कहीं घूमने चले जाते हैं दिल्ली वगैरह शहर वगैरह में तो फ्रेंड अलग मिल जाते हैं, एयर अलग मिलेगी, वहां की सॉइल अलग मिलेगी ना। एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद ऑल दिस, और आपको ये भी समझना है कि जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ अच्छी सी एक बॉन्डिंग बना के, रिलेशनशिप बना के ही रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड की बात करें, टू डू सो वी मस्ट फर्स्ट लुक विद इन द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन माई सेल्फ इन ए ह्यूमन बींग, और जो ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मेन फोकस होता है ये माई सेल्फ मतलब अपने आप पे होता है, और ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं अपने ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। एंड अब हम फाइनली बात करते हैं कंटेंट का। कंटेंट का मतलब ये है व्हाट इज कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये भी तो हमें करना है। अब कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज जस्ट फाइंडिंग आंसर्स टू द फॉलोइंग फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। अब देखो क्या है कि कुछ ह्यूमन बींग्स को कुछ चीजें मेंटेन करके चलनी होती है कि अगर सामने वाला पूछ लेता है हमसे कुछ तो वो उसका हम क्या है जवाब तुरंत दे सकें, ठीक है। तो वही है आपका कंटेंट। अब देखो सबसे पहले तो डिजायर या गोल, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी इच्छाएं क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है, जहां पे आपको पूरा फोकस करना है। व्हाट आर माई मतलब ह्यूमन का क्या है, डिजायर्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखो क्या है यहाँ पे किसी एक आदमी का ये इच्छाएं क्या है, सोच क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्हाट डू आई ट्रूली डिजायर इन लाइफ, क्या हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं वह अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं, और व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला तो आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। डिजायर में हो गया। प्रोग्राम की बात करें तो व्हाट इज माई मतलब ह्यूमन की बात की जा रही है, व्हाट इज माई प्लान फॉर सेटिस्फाइंग द डिजायर, और ये जो है हमारा प्लान क्या बन रहा है हमारी इच्छाओं को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए। हाउ शुड इट बी कैरिड आउट, इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं। व्हाट इज द प्लान टू मेक द अबव ए रियलिटी, और कौन से प्लान बना सकते हैं जो हम सोचे हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए।
थर्ड की बात करें तो इन अबव टू क्वेश्चंस कवर द होल डोमेन ऑफ द ह्यूमन एस्पायरेशन एंड ह्यूमन एंडेवर। अब देखो ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये पूरे होल डोमेन मतलब ह्यूमन एस्पायरेशन के होल डोमेन में ये कवर किए गए हैं और ह्यूमन एंडेवर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सोचना है, ऐसा नहीं सभी लोग बोलते हैं कि यार जब तुम कुछ सोचोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। तो यही होता है कि सबसे पहले हम लोग अगर कोई काम करना रहता है सबसे पहले सोचते हैं, 3-4 लोग से पूछते हैं भाई ये काम करने जा रहे हैं सही है कि नहीं, तो हम कुछ तभी कर पाते हैं। तो यही बात है, प्रोग्राम बनाते हैं फिर डिजायर्स गोल वगैरह सब फिक्स करते हैं, तब कहीं ना कहीं ये कुछ कर सकते हैं, ओके। एंड अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप लोग हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा पर्सनल नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमें पर्सनल मैसेज आप व्हाट्सएप पे करिए और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। और ये नोट मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल नहीं किया हूँ। सारे नोट्स तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है बट ह्यूमन वैल्यू की नोट्स ये टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह मतलब इसमें कुछ वजह है जो मैं अपलोड नहीं किया हूँ, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट बताऊंगा, अगर आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं बता दूंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पायरेशन। अब देखो क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी भी ह्यूमन एस्पायरेशन की फुलफिलमेंट करने के लिए। राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ 4S विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये 4S का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको भी आपको डायग्राम की हेल्प से बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करें टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ये देखो क्या है तीन चीजें जरूरी हो जाती हैं ह्यूमन एस्पायरेशन की जो भी जरूरतें उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी। पहली बात तो आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, राइट रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए और फिजिकल फैसिलिटी जो आपको फिजिकल फैसिलिटी मिल रही है जैसे रहने का, खाने का, सोने का, ठीक है, गाड़ी वगैरह आपको मिल सके, ठीक है। अब ये हम समझेंगे कि राइट अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल गया होगा ना आपको कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है सही समझ, ठीक है, सही सोच, ये होता है आपका राइट अंडरस्टैंडिंग। द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अलाउ अस टू डिसाइड हाउ वी विल वर्क फॉर फिजिकल फैसिलिटीज। अब यहाँ पे ये है हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो हमारे निर्णय के अकॉर्डिंग लिया जाता है अपने फिजिकल फैसिलिटीज के लिए, व्हाइल मेंटेनिंग फीलिंग ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप विद अदर। और क्या करना है आपको अपनी इच्छाएं प्रबल नहीं करनी है, ठीक है। अब उसी अकॉर्डिंग आपको सोचना भी जितना आपसे संभव हो सके। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिलीजिंग आवर ड्रीम। और ये हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा विपन्स है या तो ऐसा इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि हमारे सपनों को साकार करता है। सपनों का साकार मतलब अगर आप एक अच्छे आदमी हैं, अच्छी सोच रखते हैं तो आप कहीं भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेन समझ इसका यही निकल के आता है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आपको बता रहा हूं नोट में सेम वही लिख के आएगा। केवल आप यहाँ पे समझो कि कंटेंट या हेडिंग क्या कहती है, बाकी अपने लैंग्वेज में भी आप लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसानी से आप पास भी हो सकते हैं। बट सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, क्योंकि ये पूरी थ्योरी पे है और थ्योरी में जितना आप लिखेंगे उतना ही नंबर पाएंगे, ओके। तो रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप का मतलब एक दूसरे व्यवहार कैसा है। There is a basic need in nature for affectionate relationship with other individual in order to create harmony। अब देखो क्या है, हमें जब एक दूसरे से तालमेल बना के रखना है तो एक दूसरे से व्यवहार बना के रखना पड़ेगा। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं तो जाहिर सी बात है आप दूसरों से व्यवहार जरूर बनाएंगे, या तो अपने घर ही बनाएंगे या तो कहीं दूर बनाएंगे या तो अलग अगल बगल बनाएंगे, ठीक है। भाई, दोस्त, यार, पापा सब है ना। तो सेकंड की बात करें, वी रिक्वायर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव, अंडरस्टैंडिंग, केयर्स, रिस्पेक्ट। अब ये देखो जो रिलेशनशिप आपको चाहिए इसमें क्या है, जब आपके अंदर प्रेम भाव रहेगा, ठीक है, तभी आपसे दूसरे मिल पाएंगे। और अंडरस्टैंडिंग केयर, किसी की जो भी बात आपको समझा रहा है उसको अच्छे तरीके से समझो क्या कह रहा है। दूसरों की आपको रिस्पेक्ट करना है, विच विल अनडाउटली लीड टू हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जब आप इतना करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आपके अंदर से जो समृद्धता है और जो आपके अंदर हैप्पीनेस है वो आपको मतलब बाहर वो झलक उठेगी, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो अंदर से सैड होते हैं और कुछ लोग क्या है बाहर से मतलब ऐसे लगेंगे सैड है बट अंदर से उनकी खुशी होती है वो प्रबल होती है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, दूसरों की हेल्प करना है, तो जाहिर सी बात आप मेंटेन पड़े रहेंगे। एंड फिजिकल फैसिलिटीज की बात करें तो फिजिकल थिंग्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन आर एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन। अब जितने भी ह्यूमन है उनको फिजिकल थिंग्स की तो जरूरत है ही, जैसे खाना चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए, पहनने मतलब खाने के लिए अच्छा खाना, और क्लॉथिंग पहनने के लिए अच्छा कपड़ा, रहने के लिए अच्छा मकान, और बाकी धूप वगैरह से छाँव मतलब ठंडी में छाँव वगैरह से बचने के लिए धूप वगैरह उनको ना लगे, बरसात ना हो, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन भी जरूरी है, ठीक है। एंड इट इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग दैट अलाउ अस टू फुलफिल देम एज ए नीडेड। और आपको ये अच्छी समझ रखनी चाहिए कि हमारी जरूरतों को कौन पूरा कर सकता है, ओके।
तो आप देखोगे कि इस समय क्या है, जो ये जमाना चल रहा है, कोई कितना भी गरीब हो उसको रहने खाने की कमी नहीं है। ठीक है, कोई अब देखा जाए तो गरीब नहीं है, और गरीब उसी को बोला जाता है जिसके पास खाने को कुछ नहीं होता है। अब ऐसा कुछ नहीं रह गया। ओके, तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 4S। ये 4S जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आया क्यों हमारे ह्यूमन वैल्यू में। तो 4S का अगर देखा जाए तो ये स्टैंड है साधन संपन्न सुखी समृद्ध। साधन संपन्न सुखी समृद्ध। अब देखो कुछ लोग होते हैं ना, जिसे हम लोग गांव में बोलते हैं कि भैया उनके पास बहुत जमीन है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, बोलेरो है, फॉर्च्यूनर है, ये सब बता देते हैं ना। तो उन्हीं को बोला जाता है साधन संपन्न सुखी समृद्ध, जिसके पास सारी फैसिलिटीज रहती है। और गांव में एक भाषा में उनको बोला जाता है बड़मनई। ठीक है, तो साधन संपन्न सुखी समृद्ध हम उसी को बोल सकते हैं जिसके पास टोटल फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो हैविंग फिजिकल रिसोर्सेज एंड फीलिंग कंटेंट एंड प्रॉस्पर। अब देखो क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज जो भी चाहिए उनके पास रहे, फीलिंग कंटेंट मतलब मतलब ऐसा जाना जाए कि अंदर से कोई उनको दुख ना रहे, एंड प्रॉस्पर और पूरा वो सदृढ़ रहे। ठीक है, सच पीपुल आर सेड टू बी, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। एंड मैटेरियली प्रॉस्परस हैप्पी एंड प्रॉस्परस। अब देखो क्या है, वो जो भी मैटेरियली मतलब क्या होता है, जो भी उनको मतलब जरूरत है, रोज की जो डेली एक्टिविटी में जो उनको जरूरत पड़ रही है वो पूरा मतलब फुलफिल है, और वो खुश हैं और प्रॉस्परस हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अगर एक दिन में चाहिए क्या, जैसे हम लोग अब शाम को खाना बनाना है तो सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, तो कभी किसी के पास पैसा भी नहीं रहता है ना। तो क्या है, इन लोग को ऐसा नहीं सोचना है, जो भी मन करता है लेके आते हैं खाते हैं। ठीक है, बाकी अब तो ऐसा नहीं रह गया है, जिसका जो भी मन कर रहा है वो खा पी रहा है। तो अब फ्रेंड्स वही समझो। बी की बात करें, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस कैन बी रिटन एज, और इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में हम 4S लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में सेकंड की बात करें तो दस वी कैन कॉन्क्लूड द फॉलोइंग, और इसी में हम लोग कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं। वी नीड टू वर्क फॉर ऑल थ्री, और इन्हीं तीनों पे अगर हम काम कर रहे हैं, एंड दिस इज द ऑर्डर इन विच वी हैव टू वर्क, और ऑर्डर में करना है। ऐसा नहीं फिजिकल फैसिलिटी पे अगर काम कर रहे हो तो उसी पे करो, रिलेशनशिप पे कर रहे हो तो उसी पे करो, राइट अंडरस्टैंडिंग पर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। सिस्टम से करना है। सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग आप अपने जब अच्छी समझ अपने अंदर लाएंगे तो रिलेशनशिप जाहिर सी आपकी मेंटेन हो जाएगी, और जब रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगी तो फिजिकल फैसिलिटी जरूर आपके पास हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि आज आपके पास 100 रुपए है और आपके दोस्त के पास 150 रुपए है। ठीक है, अगर अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों में रिलेशनशिप अच्छी है, और ये रिलेशनशिप कब बनेगी, जब राइट अंडरस्टैंडिंग होगा तो रिलेशनशिप अच्छी बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब देखेगा हमारे यार फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है या तो माइनस में जा रहा है, तो ये अगर इसके पास 150 है तो उसमें से 20 रुपए की जरूर तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, जब 20 की मदद करेगा तो आपके पास 120 हो जाएगा, तब धीरे धीरे आप इसके धीरे धीरे इक्वालिटी में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें फिजिकल फैसिलिटीज की कमी नहीं रहती है। तो रिलेशनशिप अगर अच्छा रहेगा, राइट अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक, एंड चलिए अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। जो हमारा थर्ड पॉइंट करता है वर्किंग विथ हिज ऑर्डर। हमें क्या है, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में काम करना चाहिए। वी आर एबल टू एंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट ह्यूमन बीइंग एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी विद द रेस्ट ऑफ नेचर। और ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ आप लोग ऐसा काम करो कि नेचर को नुकसान हो, ऐसा भी नहीं करना है। जैसे कि इस समय क्या है, सभी लोग पेड़ को काट देते हैं, तो पेड़ को काट के कुछ समय के लिए उनके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन जब उन्हीं पेड़ तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इन फ्यूचर का देखा जाए तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ठीक है, और कुछ लोग जो भी मतलब इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहां से पॉल्यूशन वगैरह सब क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ सब भी हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेचर को लॉस हो रहा है ना। तो इन सबको भी देखते हुए हमें क्या करना है, ये सारी चीजें करनी है। अब देखो राइट अंडरस्टैंडिंग ये क्या होती है, मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी। जब आपकी अच्छी समझ रहेगी तो रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी ऑलरेडी आपको मिलेगा। रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन पीपल लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट। अगर दूसरों के साथ आप अच्छे से व्यवहार बनाए हैं तो आपकी म्यूचुअल फुलफिलमेंट अच्छी रहेगी। और फिजिकल फैसिलिटी मतलब रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ नेचर लीड टू म्यूचुअल प्रॉपर्टी एंड डिसाइड रिक्वायरमेंट्स इंश्योर मोर देन इट लीड प्रॉस्पेरिटीनेस। ठीक है, तो सेम वही बात है कि फिजिकल फैसिलिटी अगर आप अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं तो फिजिकल फैसिलिटीज भी मेंटेन रहेंगी। और दूसरों के साथ हमें क्या है, मतलब समृद्धता बना के रखनी चाहिए, सदृढ़ता बना के रखनी चाहिए, और दूसरों को कभी हमें अनभल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनभल का मतलब किसी का भला के अलावा और वो ना करो। ठीक है, दूसरा अनभल उसी को बोला जाता है। कुछ यहाँ पे फ्रेंड मैं हिंदी का एक्चुअल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको हिंदी अगर याद रहती है तो आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ जरूर लिखोगे, ये हमें भरोसा है आपके ऊपर। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करें, ताकि थोड़ा सा हमारा भी जो है कैपेसिटी बढ़ सके।
ठीक है, क्योंकि वीडियो आजकल मैं लेंदी बना रहा हूँ तो एनर्जी थोड़ा डाउन हो जाती है, और जब आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं ना तो वो जान लो हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है, ऐसा आप लोग समझो। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो व्हाट आर बेसिक एस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का बेसिक एस्पायरेशन क्या है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन। इनको आपको क्या करना है, डिफाइन भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो ये बेसिकली छोटे क्वेश्चन है, 5 नंबर का शायद पूछता है। अब देखो कि बेसिक एस्पायरेशन की बात करें तो फॉलोइंग आर द बेसिक एस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको कवर कर लेना और कुछ भी नहीं करना है। एवरी पर्सन विशेस टू बी हैप्पी। प्रत्येक आदमी क्या सोचता है कि हम खुश रहें। ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड दिस गोल। और ये कोई भी मतलब ये जो उनके गोल बनाए रहते हैं ये सोचते हैं कि अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो शायद हम खुश रहें। लेकिन जो 10 रुपया कमा रहा है लेकिन वो तो खुश नहीं है, लेकिन जो 8 कमा रहा है वो सोच रहा है कि 10 हम कमाएंगे तो खुश हो जाएंगे। तो ये है कि कोई ना कोई आदमी जो खुश रहने के लिए अपना गोल क्लियर करके चलता है। ठीक है, द आउटकम ऑफ हिज एफर्ट इज डिटरमाइंड बाय फोकस ऑफ द एफर्ट। और ये जो आउटकम, ये जो होने वाले हैं, जैसे 10 रुपए आप कमाने वाले हैं, ये आप कब पाएंगे, जितना ज्यादा आप एफर्ट्स लगाएंगे। एफर्ट्स का मतलब लगातार मेहनत करते रहिए, जाहिर सी बात है कि इनकम आपकी बढ़ती रहेगी ना। तो जितना ज्यादा आप एफर्ट लगा रहे हैं अपने फोकस पे, उसी अकॉर्डिंग आप क्या है आउटकम्स होगा। सेकंड की बात करें तो व्हेन दीज असम्पशन आर करेक्टेड द रिजल्ट इज म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर सारी जो आप ताकत लगाए हैं अगर सही है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आप जो आएगा उससे आप लोग जरूर खुश होंगे। अब आप ही हैं 3rd सेम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप लोग हर सब्जेक्ट अच्छे से कवर करके पूरा रात दिन मेहनत करके आप एग्जाम दिए हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा, तो सोचो उस दिन आप लोग मतलब अंदर से खुशी होगी कि यार हम जितना पढ़े थे, रात दिन पढ़ रहे थे और हमारा रिजल्ट आया, अब आज हमें बहुत खुशी है ना। तो ऐसा होता है। एंड थर्ड की बात करें तो क्लोज इंस्पेक्शंस रिवील्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर टू ए वे ऑफ लाइफ दैट एंश्योर हैप्पीनेस फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। और हमें ये भी मतलब करना है। ऐसा देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा पा जाते हैं, सोचते हैं कि पैसे के अलावा अब कुछ नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैसों से आप क्या है वो पैसों से मतलब अगर आपके पास कितना भी पैसा है लेकिन तब भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। और ये जो खुशी होती है ना बहुत महंगी चीज होती है, समझ लो। अगर आपको खुश रहना है तो खुश रहने के लिए आपको कुछ अदर काम करने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप सारी चीजें प्राप्त कर लें, ऐसा कभी मत सोचेगा आप लोग। ठीक है, तो हमें क्या है नेचर के साथ भी अच्छे से व्यवहार हार्मनी बना के ही रखनी चाहिए। फोर्थ की बात करें तो इंडिविजुअल हैप्पीनेस इज द हार्मनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल 4 डायमेंशन ऑफ द सेल्फ। अब देखो क्या है, 4 जो डायमेंशन होते हैं, थॉट, बिहेवियर, वर्क, रियलाइजेशन, चारों को मेंटेन करके अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है तो चारों को मेंटेन करके रहेंगे तो आप बहुत ही फायदे में रहेंगे। ठीक है, एक कहावत भी कही गई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे ना। तो ये अगर हम ह्यूमन बीइंग कायदे से रहेंगे नेचर के साथ तो वो नेचर हमें फायदा जरूर देगा। एंड फिफ्थ की बात करें तो इंडिविजुअल एस्पायर टू अचीव हार्मनी एंड इंटीग्रेशन एमंग 4 लेवल ऑफ सोसाइटी। तो ये हो गया इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर। देखो आ गया ना, पहले तो थॉट, बिहेवियर, वर्क, रियलाइजेशन पे वर्क करना था, अब इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर के अकॉर्डिंग आपको चलना है, सबको तालमेल बना के रखना है। दिस इज एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायरेशन, दिस इज दियर डिजायर, दिस इज दियर नीड। और सभी की क्या है ये एक इच्छाएं होती हैं और सभी कुछ नीड होती हैं, जरूरतें होती हैं। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बीइंग की कुछ बेसिक एस्पायरेशन थी। मतलब जो आप सोचते हैं कि हमारे साथ ये हो जाए वो हो जाए, ये सोचने से कुछ नहीं होगा। पहले आप सोचो, फिर उस पर वर्क करना पड़ता है, तब कुछ चीजें आपको हासिल होती हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं जो हमारा यूनिट नंबर 2 आता है। यूनिट नंबर 2 से अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है, डू यू थिंक दैट ह्यूमन बीइंग आर ए सम टोटल ऑफ सेंटिमेंट एंड फिजिकल एक्सेप्ट द सेल्फ एंड द बॉडी। आप देखो सेल्फ और बॉडी, स्वयं को हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी आत्मा क्या कह रही है और हमारी शरीर क्या कह रही है। एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग एग्जाम्पल। आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल का यूज करके आप आंसर को एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली पूछा है ना। तो आप एग्जाम्पल अपने कॉपी में जरूर मेंशन करिएगा, और अगर आप फार्मा के साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं तो टोटल डाउट आपका क्लियर होगा। ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग, आत्मा और बॉडी, मतलब आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ रहते हैं। ठीक है, इलाबोरेट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एंड बॉडी, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ टुवर्ड द बॉडी। अब देखो क्या है कि जो आत्मा है, सेल्फ मतलब हमारी आत्मा कह रही है, ये हमारे बॉडी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, क्या इसको करना चाहिए। सभी लोग बोलते हैं ना कि आत्मा अगर सुखी है तो बॉडी भी सुखी है, तो वही बात है। अब देखो द को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड द बॉडी along with the communication of information between two is the human person, in other words आई एंड द बॉडी coexist are the connected।
तो इसकी जो समरी निकल के आ रही है दूसरे वर्ड में, आई मतलब मैं मतलब आत्मा हमारी, एंड द बॉडी को एग्जिस्ट आर द कनेक्टेड, और जो हमारी आत्मा होती है और बॉडी होती है ये दोनों क्या है आपस में कनेक्ट होते हैं। और आप लोग देखते भी होंगे, इसका बेसिक एग्जांपल तो वही है, अगर एक कोई ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर ये होता है ना कि आत्मा सदैव वास करती है ना, तो वही बात है। अब सेकंड की बात करें तो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों डायरेक्शन से ट्रेवल करती है, फ्रॉम द आई टू द बॉडी एंड बैक अगेन। आत्मा हमारे शरीर को भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है और शरीर हमारी आत्मा को भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे आत्मा का मतलब ये है कि अगर हम सोच रहे हैं कि यार एक वीडियो बना लेते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्जाम अब जल्द खत्म होने वाला है, तो बना दे बेचारे, अच्छे से पढ़ ले। ये हमारी क्या है, एक अंदर से आत्मा सोच रही है, तब इसको करने कौन आएगा, इसको करने हमारी बॉडी आएगी ना, तो वही है। और जब बॉडी करेगी तो फिर ये आत्मा को इन्फॉर्म करेगी भाई अब तुम्हें करना है, तो वही है इन्फॉर्मेशन, ये दोनों लोग देते रहते हैं, ठीक है। एंड अब थर्ड पॉइंट की बात करें, while the demands of the body are physical necessities मतलब सुविधा, ठीक है, such as food, all the wants of the eye। अब देखो क्या है, मतलब आत्मा के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारी सुविधा, such as respect and trust। अब देखो क्या है, सभी लोग बोलते कहते हैं ना कि यार हमारी आत्मा ही नहीं कहती है कि उनसे हम बात करें, तो क्या है कहीं ना कहीं आत्मसम्मान भी होता है। आत्मसम्मान मतलब आत्मा का सम्मान, आत्मा का सम्मान मतलब हमारी बॉडी का सम्मान होता है ना, तो वही बात है। एंड फोर्थ की बात करें, द एक्टिविटीज ऑफ आई आर थिंग्स लाइक डिजायर, थॉट एंड चॉइसेस, वेयर द एक्शन ऑफ द बॉडी आर थिंकिंग लाइक ईटिंग, ब्रीथिंग। अब देखो जो हमारी आत्मा है यही तो कुछ चीजें को सोचती है, उस पर विचार करवाती है, और हमारी चॉइस क्या है ये सब वो करने का मतलब सोचने का काम करते हैं, लेकिन जो इनको डन करवाते हैं ये हमारी बॉडी करवाती है। जैसे कि खाना हुआ, आत्मा कहेगी हमें भूख लगी है तो हमारी बॉडी जाएगी खाएगी। ब्रीथिंग, आत्मा कही अब हमें सांस लेना है तो हमारी बॉडी की हेल्प से ब्रीथिंग होगी आपकी, तो वही बात है। दस वी कैन से, ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग इक्वल टू सेल्फ मतलब आई, को एग्जिस्टेंस क्या है बॉडी। अब देखो क्या है, आई मतलब आत्मा और बॉडी दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर देखो ये इंफॉर्मेशन क्या है, बॉडी जो है सेल्फ को मतलब आई को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और सेल्फ जो है बॉडी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दोनों को साथ साथ, ठीक है। एंड आई होप ये आप लोग अच्छे से डाउट क्लियर हो रहा होगा। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है बॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। बॉडी इंटरेक्शन जस्ट कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड सेटिस्फाइंग। तो बॉडी का जो इंटरेक्शन होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और सेटिस्फाई करेगा, भाई ये बात सही है कि गलत। अब 6 की बात करें तो हाउ सेल्फ इंजॉय द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अब देखो हम अपने बॉडी के साथ एक्टिविटीज में जो भी है, जैसे कुछ एक्टिविटीज करते हैं तब जाके हमें मतलब ये मिलता है क्या, प्रसन्नता ना। तो कभी जैसे देखो शादी में गए हो तो कुछ लोग डांस करने लगते हैं, जो डांस करके आते हैं तो बोलते हैं यार आज हम बहुत खुश हैं, हम डांस किए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम अगर ये चीज खा लेते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ये अगर बाइक चला लेंगे तो हम मतलब अंदर से आत्मा का संतुष्टि मिलती है ना। तो देखो इसमें 2 चीज होते हैं हमारी बॉडी के लिए, 3 चीज, सीयर डूयर, ठीक है। एक सीयर है, एक डूयर है, एक इंजॉयर है, 3 लोग होते हैं। अब देखो सीयर क्या करता है, सी मतलब देखने वाला, मतलब दृष्टा, ओके फ्रेंड, दृष्टा मतलब दृष्टि, दृष्टि मतलब देखने वाला, देखने वाला मतलब सी, ठीक है। द सीयर इज वन हु अंडरस्टैंड एंड आल्सो नोन एज दृष्टा, वही बात है कि देखने वाला। एंड सेकंड की बात करें तो वन सी थ्रू द आई। एक बार सबसे पहले क्या है, हम लोग आंखों से ही तो देख सकते हैं, बट द आई आर द सेल्फ इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो हमारी आई है वो हमारे शरीर का एक सेल्फ इंस्ट्रूमेंट भी है, इसको भी जानिए आप। इट इज द सेल्फ दैट इंस्ट्रक्ट द आई टू सी। और ये अपने आप जब उसका मन करेगा, जब हमारा ब्रेन उसको सिग्नल करता है कि आपको ये चीजें देखनी चाहिए, तो वो तब जाके वो देखती है आई हमारी। एंड फोर्थ की बात करें, द आई देमसेल्फ डू नॉट प्रोसेस और कंप्रेंड द इंफॉर्मेशन दे सी। अब देखो आई तो अपने आप से कुछ करती नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारा ब्रेन उसको सिग्नल करता है कि अब ये देखो, फिर उसमें फिर नर्स होती हैं, नर्स जो है ब्रेन तक इमेज लेके जाती हैं, तब हम कुछ चीजें देख सकते हैं, ठीक है। इट इज द सेल्फ दैट एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड इट। और क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज अगर हमें समझना होता है तो हम लोग स्वयं करते हैं। सो वन सेज आई साइड, तब कोई बोलता है कि हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था सीयर मतलब देखने वाला। अब डूयर क्या है, वो करने वाला क्या है, कर्ता, ठीक है, करता है करने वाला। द डूयर इज द वन हु डज एंड इज ऑल्सो नोन एज अ कर्ता। अब देखो क्या है, द डूयर इज वन हु डज मतलब एक ऐसा होता है जो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्ता। कर्ता मतलब काम को डन करने वाला, ठीक है। द सेल्फ इज द वन हु कमांड्स द बॉडी
टू परफॉर्म वेरियस टास्क। अब देखो क्या है, जैसे हमारी बॉडी बहुत से काम करती है ना, जैसे हम लोग कभी पढ़ते हैं, कभी घूमते हैं, कभी सोते हैं, कभी खाना खाते हैं ना, तो इनको हमारी बॉडी ही डन करवाती है जो भी वर्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेल्फ इंस्ट्रक्ट द बॉडी टू ईट। सबसे पहले क्या है, खाते हैं हम लोग, एंड द बॉडी कैन प्लेसेज फूड इन माउथ। और क्या है, हम सबसे पहले अपने हाथों से उठाएंगे खाने को और अपने मुंह में खाने को रखेंगे, च्यू एंड स्वेलो इट, उसको चबाएंगे और धीरे धीरे स्वेलो करते चले जाएंगे। द सेल्फ मेक द डिसीजन, और डिसीजन हमें स्वयं ही बनाना पड़ता है। एंड द बॉडी एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सेल्फ यूसेज। अब देखो इसमें क्या होता है, जब हमें भूख लगती है ना, तो हमारी बॉडी अंदर से खुद ही बोलती है कि यार अब हमें खाना चाहिए, तो हम जाके अपने हाथों से खाना वगैरह लेके खाते हैं, ठीक है। द सेल्फ इज द डूयर। अब इसलिए हम क्या है, हम एक डूयर भी हैं, हम एक करता भी हैं। सो वन सेज आई डू इट, तब कोई कहता है कि हम इसे कर सकते हैं। ओके, ये हो गया डूयर। अब देखिए इंजॉय। इंजॉय मतलब भोगता। इंजॉय का मतलब ये है कि कौन इंजॉय कर रहा है, मतलब कौन सुख को भोग रहा है, ठीक है। कोई दुख भोग रहे हैं, कोई सुख भोग रहा है, यही इस जमाने में चल रहा है। अब देखो इंजॉयर, द इंजॉयर इज द वन हु इंजॉय। इंजॉय हमारा क्या होता है, एक ऐसा होता है जो कि किसी भी, जैसे कि क्या है ना, यहाँ पे ऐसा देखो कि किसी के घरों में फैसिलिटी ज्यादा रहती है और उनके मान लो पेरेंट्स की ये गवर्नमेंट सर्विसेज है, तो वो तो पूरा एकदम घर पे है, पूरा ऐश कर रहा है, ऐसो ऐश कर रहा है, उड़ा रहा है पैसा ना, तो वो इंजॉय कर रहा है, मतलब वो सुख को भोग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भोक्ता। When an action is performed such as eating delicious food, it is self who enjoyed। अब वो एक्शन क्या कर रहा है, उसको कुछ भी खाने का मन कर रहा है, जैसे मान लो पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो क्या किया, घर से पैसा लिया, क्योंकि पैसे की कमी तो है नहीं, पैसा आ ही रहा है, तो क्या किया, पैसा लिया और गया डिलीशियस पिज्जा खा के आ रहा है और अपने आप को पूरा इंजॉय कर रहा है, ठीक है। द बॉडी हैज सिंपली सर्व एज अ टोटल फॉर पुटिंग फूड इनटू द माउथ एंड च्यूइंग इट। और हमारी जो बॉडी है, बॉडी भी उसके साथ है, जाहिर सी बात है, जब उसका गया वहां पे पिज्जा लिया और वो अपने मुंह के साथ उसको क्या है, स्वेलो किया और च्यू कर दिया, ठीक है। वन कैन सेफली कंक्लूड दैट बीइंग इज सीयर, द डूयर एंड एंजॉयर आर ऑल इंटरकनेक्टेड। और अगर एक तरह से देखा जाए तो अब इसमें सीयर, डूयर और इंजॉयर तीनों आपस में कनेक्ट है, क्योंकि पहले हम किसी भी चीज को देखेंगे तब जाके उस पर एक्शन लेंगे, तब जाके इंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। द इंजॉयमेंट इज डन बाय द सेल्फ, और जो इंजॉयमेंट ये हम स्वयं करना पड़ेगा। आई इंजॉय द फूड सेवन। और देखो क्या है, तब जाके कोई कह सकता है कि हम खाने का इंजॉय किए, ठीक है। तो आई होप आपका यह भी क्लियर हुआ होगा। अब सेवंथ की बात करते हैं। जो हमारा सेवंथ आता है, हाउ डज द फीलिंग ऑफ संयम इंश्योर हेल्थ ऑफ द बॉडी, लिस्ट टू प्रोग्राम ऑफ संयम। संयम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। अब इस पे हमें चर्चा करना है, मतलब बातें करनी है। टू द डिफेंस एंड प्रॉपर यूज ऑफ द बॉडी आर ऑल द ड्यूटी ऑफ द सेल्फ, ठीक है। ये सब मतलब हमारी बॉडी की स्वयं ड्यूटी है। देखो ह्यूमन वैल्यू हमें ये पढ़ना है कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना है, हमारी बॉडी हमारे लिए क्या करती है, हमें सोचना कैसे है, दूसरों से व्यवहार वगैरह सारी चीजों को मेंटेन करना, यही हमारा ह्यूमन वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो फॉर दिस वन मस्ट एडहेयर टू सर्टेन प्लान्स। लेकिन क्या है इसमें, ये हमें कंपलसरी हो जाता है कि हमारा सर्टेन प्लान्स क्या है, उसको आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टू इंश्योर द बॉडीज हेल्थ एंड बेटर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इट ऑर्गेनाइज इटसेल्फ वी मस्ट लेबर। अब देखो हमारी बॉडी जो कह रही है उसको करो, जैसे अपनी बॉडी को एज अ लेबर बनाओ। जैसे एक लेबर 500-1000 रुपए में वर्क करता है, जो एक मालिक कहता है वही करता है ना। तो ये सोचो कि हमारा जो आत्मा है वो हमारी मालिक है, हमारा जो बॉडी है, शरीर है, वो नौकर है। जो हमारी आत्मा कह रही है उसको करो, अगर वो अच्छा काम है तो, अगर गलत काम है तो उसको पहले सोचो कि यार हम गलत करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड अब देखो इसमें क्या है, 2 प्रोग्राम लिखना है। तो नर्च्यूरिंग द बॉडी, नर्च्यूरिंग द बॉडी के बारे में सबसे पहले जाने तो प्रॉपर फूड, एयर एंड वाटर, ठीक है। प्रॉपर फूड आपको मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए और वाटर मिलना चाहिए प्रॉपर टाइम पे। इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग फूड फॉर द बॉडी I must identify the component that comprises a complete food that provide the body with necessary nutrients and energy। अब देखो क्या है, प्रॉपर फूड, एयर, वाटर चाहिए। जब ये तीनों आपस में मिले रहेंगे तो हमारी बॉडी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी हमें पूरा हमारे बॉडी को मिलती रहेंगी। और इसमें क्या ही करना है। एंड अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, द फूड मस्ट बी चूजन इन सच ए वे दैट इट इज इजिली डाइजेस्टिबल। और जो फूड हमें ऐसा चूज करना है जो हमारे शरीर में आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। एंड इट मस्ट बी कंज्यूम विथ प्रॉपर बॉडी पॉस्चर एंड इट अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। बॉडी की पॉस्चर को मेंटेन करके ही खाना चाहिए और क्वांटिटी में, मतलब जो भी सुटेबल है उतना ही खाए। कुछ लोग होते हैं सोते सोते पानी पी लेते हैं, तो सोते सोते पानी पियोगे यार तो बॉडी के लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें तो जरूर आएंगी, क्योंकि खड़े होके या बैठ के पानी पिया जाता है ना। और अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हमें फूड को लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको भूख अगर है तो 5-6 रोटी की और 15 रोटी किसी के कहने पर खा लिए तो सोचो तबीयत डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब चीजों को हमें मेंटेन करके रहना चाहिए।
प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, हम अपने बॉडी को सुरक्षा या सुझाव मतलब बचा कह सकते हैं। तो बॉडी प्रोटेक्शन इज द सेकंड प्रॉब्लम, ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती है। वी मस्ट इंश्योर प्रॉपर बॉडी इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट यूजिंग क्लॉथिंग वी चूज फॉर प्रोटेक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे अब ठंडी पड़ रही है तो ठंडी में आप लोग सुबह सुबह जब एग्जाम, सॉरी फ्रेंड दोपहर में शायद आपका एग्जाम होगा ना, तो जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं ठंडियों के समय में तो बहुत जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है, हम कहीं ना कहीं अपने बॉडी को सेफ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को उसमें एडजस्ट करवा पा रहे हैं। द बॉडी नीड टू बी एक्सपोज टू द एयर वाटर एंड सन इन द प्रॉपर अमाउंट टू एंश्योर इट फंक्शन प्रॉपरली। और हमारी बॉडी को ये भी चाहिए होता है एयर वाटर और सन प्रॉपर अमाउंट में जब हमारे बॉडी में रहता है तो हमारी बॉडी प्रॉपर से फंक्शन करती है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की बात करूँ कि अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले, पानी ना मिले और क्या है सन ना मिले, सन का मतलब ये है सूर्य की प्रकाश ना मिले, तो हमारी बॉडी एक्शन नहीं कर पाएगी ना, तो वही बात होती है। सेकंड की बात करें इसमें नेक्स्ट पॉइंट का, टू एंश्योर द हेल्थ ऑफ द बॉडी वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो क्या है, हमको क्या है मतलब कुछ जरूरी होते हैं उन पर हमें विचार करने चाहिए, जैसे आहार विहार, ठीक है, उसके बाद श्रम व्यायाम, आसना प्राणायाम, ठीक है, औषधि चिकित्सा, ठीक है, इन सबको मतलब मेल करके चलना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये कुछ हिंदी वर्ड्स है, ये भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको मतलब आप लोग फोकस करते रहेगा। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी मतलब सदुपयोग, हमारे बॉडी का सही उपयोग करना चाहिए। जैसे हमें भगवान ने बनाया है तो ये बॉडी जो बनी है ये बहुत ही जानो कि अब क्या ही बताएं, तो अगर बॉडी मिल गई आपको तो इसका सदुपयोग करो, किसी की भलाई में अपनी बॉडी को यूज करो, ठीक है। तो अब पहले पॉइंट इसमें बात करें, अंडरस्टैंडिंग द गोल फॉर विच द बॉडी इज टू बी यूटिलाइज एज एन इंस्ट्रूमेंट द नेसेसरी फॉर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन। ऐसा समझो कि आपकी बॉडी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है और उसको यूज करना है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ऐसी यूज करिएगा आप लोग। आई ऑल्सो नीड टू सेट अप द टूल्स एंड इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर प्रॉपर बॉडी यूजेज। अब देखो इसमें जो भी आर्गन्स हैं समझो हमारी बॉडी के लिए टूल्स हैं और सब इक्विपमेंट को प्रॉपर मैनेज करके ही चलना चाहिए और प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए। दे इम्प्रूव द बॉडीज कैपेसिटी एंड इफेक्टिवनेस। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी का कैपेसिटी और इफेक्टिवनेस भी इम्प्रूव ही रहेगी, ओके। अब आइए इसी रो में हम चलते हैं अपने यूनिट नंबर 3 पे, क्योंकि मैं स्टार्टअप में ही बता दिया कि इस यूनिट में कवर किए जाएंगे यूनिट नंबर 1 और 2 और 3। तो 1 और 2 तो कवर ही हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड वाले यूनिट पे, जो हमारा थर्ड यूनिट का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, हाउ डज इट फॉलो फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। अब देखो जस्टिस क्या होता है, ह्यूमन के रिलेशनशिप में न्याय क्या होता है और इसे कैसे फॉलो किया जा रहा है अपने परिवार से और पूरे इस संसार के परिवार से कैसे फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जस्टिस का, ठीक है। Justice is the acceptance of value in a relationship, their fulfillment and the accurate assessment of the fulfillment leading to enjoyment for the both parties। अब देखो न्याय का मतलब ये है, जैसे कि होते हैं ना कोर्ट वगैरह में न्यायाधीश बैठे होते हैं, तो जो सही काम किया रहता है जिसमें कोई कमियां नहीं रहती उन्हीं को न्याय मिलती है। तो जब दोनों पार्टी, अगर आप ये सोचो जब दोनों पार्टी आपस में, ये मान लो एक पार्टी ये है एक पार्टी है, जब दोनों हंस खेल कूद रहे हैं अच्छे से, कोई है तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर इसी में एक कमी रहेगी तो जो न्याय है तो वो मतलब न्यायाधीश है तो न्याय सुनाएंगे, और जो न्याय सुनाएंगे अगर वो एक के फेवर में आता है क्योंकि ये सही काम किया रहेगा तभी तो इसके फेवर में आएगा, तो वो खुश रहेगा, ठीक है। द अप्रोप्रिएट अरेंजिंग ऑफ पीपुल एंड थिंग्स विद इन ए सोसाइटी इज व्हाट जस्टिस ए कॉन्सर्न विथ। और वो क्या है, वो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि उसको समाज में कुछ अलग ही इज्जत मिलती है और वहां पे अरेंज भी करते हैं लोग उनको, तो मतलब सोसाइटी में क्या कैसा जस्टिस देना चाहिए ये भी हमारा इसी में होता है। अब जस्टिस के एलिमेंट क्या है, देयर आर 4 एलिमेंट, इनमें 4 एलिमेंट होते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू को समझो, फुलफिलमेंट क्या है उनको समझो, इवेल्युएट आप करेंगे उनको समझो, म्यूचुअल हैप्पीनेस क्या है उनको समझो। तो व्हेन ऑल द 4 आर इंश्योर्ड, जब आप चारों को कंफर्म कर लें जस्टिस इज इंश्योर्ड, तो वहीं पे जस्टिस भी आपको न्याय भी मिल सकता है, ठीक है। इन्हीं चारों पे हमें इवेल्युएट करना होता है तब जाके जस्टिस कहीं मतलब फाइनली आ पाता है। तो जस्टिस इज डिफाइंड बाय म्यूचुअल फुलफिलमेंट, जस्टिस को डिफाइन किया गया एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट की तरह। एंड जस्टिस इज इसेंशियल इन ऑल रिलेशनशिप। अब देखो सब रिलेशनशिप में जस्टिस हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। जस्टिस बिगिंस विद द फैमिली, ये कहाँ से स्टार्टअप होता है, फैमिली से, एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू ए ग्लोबल फैमिली, और फैलता कहाँ तक है, ग्लोबल फैमिली तक। इन द फैमिली द चाइल्ड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। अब देखो क्या है, कोई भी एक चाइल्ड अगर आपके फैमिली में ग्रो कर रहा है तो सबसे पहले उसको जस्टिस के बारे में समझाओ। जस्टिस का मतलब ये है कि अगर किसी को मान लो, ऐसा होता भी है, किसी के पास अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बेटी है और एक बेटा है मान लो, तो क्या है कुछ लोग तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बेटे को ज्यादा मानते हैं और बच्ची को कम मानते हैं।
तो ये अगर वही देख रहा है, एक भाई एक बहन देख रहे हैं, बहन सोच रही है हमको कम मान रहे हैं और भाई सोच रहा है हमको ज्यादा मान रहे हैं, तो भाई ये सोचेगा कि बहन के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स हमें ज्यादा मान रहे हैं ना। तो पहले अपने परिवार में जस्टिस को देखो, ठीक है, अपने परिवार में न्याय करो कि एक आंख से दोनों को देखो, ठीक है। विथ हिज अंडरस्टैंडिंग ही इंटर सोसाइटी एंड इंटरेक्ट विथ अदर। तो यही जो आपकी सोच है ये आपकी सोसाइटी और समाज में जाएगा और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेगा। इफ जस्टिस इज अंडरस्टूड इन द फैमिली, अगर आप अपने फैमिली में न्याय को समझा ले गए या तो समझ ले गए, देयर विल बी जस्टिस इन ऑल फोर इंटरेक्शन विद वर्ल्ड एट लार्ज। तो यही जो है आपके 4 फुलफिलमेंट ऊपर थे, इनको अब हम वाइड लेवल पर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वी कैन इन्वेस्टिगेट हार्मनी इन फैमिली आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग हार्मनी इन ह्यूमन, दिस अलाउ अस टू कंपेयर द हार्मनी दैट एग्जिस्ट बिटवीन सोसाइटी एंड नेचर। अब यहाँ पे ये जो हमारी इसका समरी निकल के आ रही है, तो इसमें हमें ये करना है कि हमें नेचर के साथ भी कुछ इसी तरह करना चाहिए, क्योंकि अगर नेचर सुरक्षित है तो मानव जाति सुरक्षित है, ऐसा आप लोग सोचो। एंड इन दिस वे द हार्मनी इन आवर लिव ग्रो एंड वी गेन द एबिलिटी टू लिव हार्मनी विथ ऑल ह्यूमन बीइंग। और ये देखो ये सारी चीजों को जब आप फॉलो करते हैं तो हमें एक एबिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, प्राप्त होती है कि दूसरों के साथ हमें तालमेल बना के दोनों से मिल के कैसे रहना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका आता है, ये 9 हमारा है, एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ केयर, गाइडेंस, रिवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। अब ये कभी कभी 2 मार्क्स से पूछ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले केयर का मतलब देखभाल होता है, गाइडेंस मतलब किसी भी चीज को गाइड करना, रिवरेंस मतलब होता है आदर, ग्लोरी मतलब होता है गौरव या कीर्ति, ठीक है। अब ग्रेटिट्यूड मतलब भी आदर सम्मान होता है। अब चलिए आते हैं, सबसे पहले हम केयर की डेफिनेशन देखेंगे। केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल, द सेंसेशन ऑफ नर्चरिंग, केयरिंग फॉर एंड प्रोटेक्टिंग आवर फैमिली एंड दोज अराउंड अस। अब देखो क्या है, अपने फैमिली को जो देखभाल करता है, ओवरऑल देखा जाए तो जो अपने बच्चे का देखभाल करता है उन्हीं को तो हम लोग बोलते हैं देखभाल करना। इट इज ए नेचुरल फीलिंग दैट पेरेंट हैव फॉर दिस चिल्ड्रन, और यह एक नेचर से प्राप्त होता है जो कि एक पेरेंट्स का अपने बच्चे के लिए होता है, ठीक है। तो गाइडेंस में बात करें, अब देखिए गाइडेंस में क्या जाता है, द डिजायर टू असिस्ट अदर एंड शेयर योर नॉलेज इन एक्सपीरियंस। अब देखो गाइडेंस का मतलब ये है, जैसे कुछ बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि सर ये टॉपिक अगर इतना बड़ा है, कितना लिखेंगे तो नंबर पाएंगे, तो मैं उनको सजेस्ट भी करता हूँ कि फ्रेंड्स आप इतना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, तो वो एक गाइडेंस के टाइप से हो जाता है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस को साझा करना, नॉलेज को शेयर करना ना, तो ये गाइडेंस की तरह हो जाता है। इट इज फीलिंग एक्सप्रेस बाय फैमिली एल्डर्स एंड ऑफन बाय टीचर्स टुवर्ड देयर स्टूडेंट। अब देखो ये टीचर और स्टूडेंट का आ गया, जैसे हमारा और आपका आ गया, ठीक है। और कभी कभी अपने पेरेंट्स में भी, जैसे आप अपने पापा से कुछ पूछते हैं कि पापा ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, तो आपके पापा कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे ना, तो वही बात आती है। अब रिवरेंस की बात करें तो आदर सम्मान की बात आ गई। इट मीन्स द रिस्पेक्ट टू ऑनर समथिंग और समवन, किसी भी पर्सन की रिस्पेक्ट और ऑनर करना। इट इज ए सेंस ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट फॉर समवन हु हैज अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ। अब देखो क्या है, आदर सम्मान अगर आप किसी भी कर रहे हो तो आप एक दिन मतलब अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। और अगर आप घमंड कर रहे हैं तो एक यहाँ पे कहावत भी आ जाती है कि अहंकार ही विनाश का मूल है, ठीक है। तो अगर आप अहंकार कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि एक न एक दिन तो विनाश तय है। जैसे कि एग्जाम्पल बता दें, जैसे रावण था, रावण को बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था, लेकिन वो इसी अहंकार और मतलब इसी अहंकार की वजह से उसको सोने की लंका से हाथ धोना पड़ गया था, ठीक है। अगर उसके अंदर अहंकार ना हुआ होता तो और सीता माता को आराम से वह राम भगवान के पास अगर वह लौटा दिया होता तो उसकी सोने की लंका नहीं जाती, लेकिन उसके पास अहंकार था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही बात, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर हम अहंकार नहीं करते हैं तो बहुत ही ऊपर तक आप जा सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए ग्लोरी आ जाता है। ग्लोरी मतलब गौरव, कीर्ति, यश, स्वाभिमान, इसकी बात की जा रही है। पीपुल हु हैव बीन एबल टू लिव एग्जाम्पलरी लिव आर रिवार्डेड। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं कि आज हम कॉलेज में अवार्ड मिला, तो अवार्डेड के मतलब कुछ सम्मानित लोग होते हैं। When someone works hard to achieve excellence and success, तो वो लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क किए रहते हैं और सफलता को प्राप्त किए रहते हैं ना, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ए ग्लोरियस पर्सन। एंड अब ग्रेटिट्यूड मतलब आभार या किसी का धन्यवाद करना। इट इज ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ऑनर फॉर दोज हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ, ठीक है। तो देखो कुछ क्या है, जब आपको जैसे हम ही आपको ये पूरा वीडियो इतना लंबी पढ़ा रहे हैं, आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें मतलब पर्सनल मैसेज करके भी यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके थैंक यू बोलते हैं, तो वही आपका ग्रेटिट्यूड है, ठीक है। वही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, ठीक। एंड लव की बात करें अब तो इट इज ए सेंस ऑफ अफेक्शन एंड रिलेटेडनेस टू पीपुल अराउंड अस। लव का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करके रहना चाहिए।
अफेक्शन का जो सेंस है अच्छे से करना चाहिए, रिलेटेडनेस मतलब दूसरे से रिलेशन में रहना चाहिए अच्छे से, ठीक है। जैसे माता पिता हो गए आपके, तो चाइल्ड को अच्छे से रहना चाहिए उनके साथ, तो वही सब होता है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट। अब देखो ट्रस्ट का डायमेंशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब भरोसा। अब देखो ये ट्रस्ट क्या होता है, तो द फंडेशनल वैल्यू इन ऑल रिलेशनशिप इज ट्रस्ट और विश्वास। समझ गए ना, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, किसी ऊपर विश्वास करना। बीइंग एश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली वांट्स ऑन सेल्फ एंड द अदर टू द हैप्पी एंड प्रॉस्परस इज व्हाट ट्रस्ट इंटेल्स, ठीक है। इंटेल्स मतलब है, मतलब अभी बताते हैं इसमें जब, अब देखो यहाँ पे बीइंग एश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली वांट्स वन सेल्फ एंड बाय अदर द हैप्पी एंड प्रॉस्परस। अब देखो क्या है, सब लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास सारी सुविधा हो, हम समृद्ध हो जाएं और हम खुश हो जाएं ना, इसी को कोई बोलते हैं। इसी पे अगर दूसरा कोई भरोसा कर रहा है, भरोसा का मतलब ये है, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ ओवर एटीट्यूड में आ जाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम खुश रहेंगे, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, तो ये आपको कभी नहीं करना होता है, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट इज अ शेयर्ड बिलीव दैट वी कैन रियली अर्न वन अनदर टू अचीव इन कॉमन गोल। म्यूचुअल ट्रस्ट आपको कब प्राप्त हो सकता है, जब एक कॉमन गोल बना के आप लोगों से लगातार मेहनत करिए। पीपुल एक्सेप्ट टू बी एबल टू रियली अर्न आवर वर्ड व्हेन दे आर ट्रस्ट अस। तो जो लोग हैं वो आपके ऊपर ऑटोमेटिक भरोसा करने लगे, क्योंकि ये जान रहे हैं कि यार वो 5 रुपए तो 4 महीने में हासिल कर लिया, क्योंकि उसका पूरा फोकस ही 5 रुपए पे था। तो वो फिर भरोसा करेंगे कि अगर 10 रुपए भी रखा जाएगा तब भी ऐसे फोकस करके वो वसूल लेगा ना, तो वो बात आ जाती है। देयर आर टू एस्पेक्ट इन ट्रस्ट, ट्रस्ट के 2 एस्पेक्ट हैं, एक इंटेंशन एक कॉम्पिटेंस। इंटेंशन मतलब वांटिंग टू आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस और बीइंग एबल टू डू, ठीक है, ये दोनों है आपके। अब सबसे पहले देखो टू डेवलप ट्रस्ट वी नीड टू। अब देखो क्या है, टू डेवलप ट्रस्ट वी नीड टू। अब देखो क्या है, मतलब ये सॉरी सन 2 बार में बोल दिया। ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बी कंसिस्टेंट इन आवर एक्शन, कंसिस्टेंसी इन एक्शन विल हेल्प टू डिस्पेल एनी सस्पेंशन। अब देखो क्या है, जैसे ट्रस्ट मतलब जैसे आप लोग हमारे ऊपर भरोसा किए हैं कि सर 3rd सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन वाली वीडियो हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड करेंगे, तो आप तो भरोसा कर लिए, लेकिन अगर हम बीच में आपका साथ छोड़ के कहीं चले जाते हैं, नहीं भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप ऐसे भरोसा आपका टूटेगा ना। तो ऐसे ही करके अपने कंसिस्टेंसी बनाए रखना। अगर हम अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बनाए होते तो आज आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता और आज हमारे वीडियो से आप देखते नहीं ना। तो वही बात हो जाती है कि कंसिस्टेंसी जो आदमी बनाए रखता है, दूसरी पे आदमी का, सेकंड आदमी का भरोसा होता है। फेथ इन कॉम्पिटेंसीज क्या है, वी शुड नॉट डाउट द कंपेबिलिटीज ऑफ द पीपुल वी ट्रस्ट। अब देखो फेथ मतलब कुछ लोग झूठे होते हैं ना, तो इन्हीं लोग क्या है जिन पे डाउट होता है, तो मतलब जो झूठे लोग होते हैं उन पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते, तो सीधी सीधी वही जानो, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे, डोंट कीप सीक्रेट। अब जो भी है मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ सीक्रेट ना रखो, लेकिन कुछ चीजें को सीक्रेट रखिए और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको बता देना ही उसी में भलाई होती है। इन एनी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप है, सीक्रेट इरोड ट्रस्ट। अब देखो क्या है, अगर आप 2 लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, 2 लोग रिलेशनशिप में हैं और आप बोल दिए कि हम एक सीक्रेट छुपा के रखें, वो आपको नहीं बताएंगे, तो ये आपके रिलेशनशिप के ऊपर ये इफेक्ट डाल सकता है। व्हेन वी हिडन इन्फॉर्मेशन, जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपा के रखते हैं, पीपुल मेक एजम्पशन अबाउट आवर एक्शन। तो पीपुल क्या है, जो एक्शन आप लेने वाले उस पर थोड़ा सा शक करेगा, ठीक है। उसके बाद डू नॉट प्रिटेंड। अब देखो प्रिटेंड में क्या आता है, व्हेन वी आर ट्रू टू आवरसेल्फ, जब हम अपने आप से सही होते हैं, इट इज इजियर फॉर दोज अराउंड अस टू बिलीव एंड इंटरेक्ट विथ अस। तो ये हमें आसान हो जाता है किसी के सामने विश्वास दिलाना, साबित करना और दूसरों से इंटरेक्ट करने में, ठीक है। इफ वी आर ट्रू टू आवरसेल्फ, ऑल ऑफ आवर रिलेशनशिप विल बी स्ट्रांग। अगर हम सही हैं तो हमारी जो भी रिलेशनशिप है वह भी स्ट्रांग बनी रहेगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता है, मतलब क्या पता चला कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को जो भी आप जुबान देते हैं उस पर खड़े उतरिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका आता है, वह व्हाट इज यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, हाउ इट कैन बी रियलाइज, इसे हम रियलाइज कैसे करा सकते हैं। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात करें, द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज डिफाइंड एज अ लिविंग इन हार्मनी विथ वनसेल्फ फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल टू द लेवल ऑफ द इंटायर ऑर्डर आर एग्जिस्टेंस। तो सेम बात वही आती है कि इंडिविजुअल लेवल से और दूसरों के लेवल के साथ से हमें क्या हार्मनी बना के रहना चाहिए। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर यही कहता है हमारा। दूसरा है ओनली राइट अंडरस्टैंडिंग कैन ब्रिंग अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। आपकी एक अच्छी समझ, अच्छी सोच ही एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को अचीव कर सकता है। एक्सेप्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग द इंटायर एग्जिस्टेंस एंड ऑल ऑर्डर्स क्रिएट हार्मनी। जो इंटायर एग्जिस्टेंस है और ऑल जो भी ऑर्डर्स हैं पीछे पीछे आप लोग पढ़े हैं, वही हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। The universal order reveals all aspects of human behavior, education and health in fragmented society. The transition from family to world family is referred to as undivided society. अब देखो क्या है, ये
यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर ये भी हमें बताता है कि आपको क्या है, हार्मनी बना के रहना चाहिए। कुछ आजकल के फैमिली क्या है कि वो तुरंत अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब आप अलग अलग होते हैं तो कहीं किसी का लॉस हो जाता है, कहीं कोई फायदे में भी आ जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अनडिवाइडेड सोसाइटी ना करिए, सॉरी फ्रेंड, डिवाइडेड सोसाइटी ना करिए, अनडिवाइडेड ही रहने दीजिए, ठीक है। और समाज में आपकी इज्जत भी मेंटेन रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब देखो क्या है, फैमिली से फैमिली क्लस्टर। अब देखो ये फैमिली बनी कैसे, फैमिली से फैमिली क्लस्टर। पहले बात तो फैमिली थी, उसके बाद फैमिली का झुंड बना, फैमिली का झुंड से धीरे धीरे गांव बना, और उसके बाद गांव का झुंड बना, उसके बाद वर्ल्ड फैमिली बन जाती है ना। कुछ इसी तरह ही डेवलप होता है। थर्ड की बात करें तो इट इज पॉसिबल विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और ये कब संभव है, जब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेंगी। वर्क इन यूनिवर्सल ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं ये यूनिवर्सल ऑर्डर के लिए रिक्वायर्ड हो जाता है। इट इज ओनली राइट अंडरस्टैंडिंग, और ये क्या है, एक अच्छी समझ के लिए जरूर होता है। दैट प्रोवाइड अस विद द फाउंडेशन फॉर ए ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन which is required to provide clear guidelines and policies framework conducive to the development of an undivided human society। तो ओवरऑल इसकी समरी निकल के ही आ रही है कि सोसाइटी को हमें डिवाइड नहीं करना है, अनडिवाइडेड कंडीशन में रहेंगे। अब देखो क्या है, जो सभी लोग बोलते हैं ना कि जो मतलब ज्यादा रहते हैं वही उन्हीं की जीत हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है। और ये अगर देखा जाए तो हर एग्जांपल हर एक के लिए नहीं होता है। अगर आपकी सोसाइटी मेंटेन है, जैसे अगर हमारा देश मजबूत है, और देश कब मजबूत होगा, जब सारी पॉपुलेशन जो है आपस में मिल के रहेंगे, तो दूसरा भी देश अगर अटैक करता है तो हम उसको सामना कर सकेंगे। अगर उसी में क्या है, कोई एक उसके साथ हो गया तो ये यहाँ का बात यहाँ बताएगा और ये हम लोग कमजोर पड़ेंगे और ये अटैक कर देगा, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। डिवाइड नहीं होना है, अनडिवाइड की कंडीशन में ही रहो, ठीक है। नाउ इट इज ह्यूमन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी कास्टेस। अब देखो इस समय में क्या हो रहा है कि जो आदमी की मतलब समाज है वो बहुत से रिलीजन वगैरह धर्म वगैरह में बट रहा है, ठीक है, नेशनलिटीज में बट रहा है। ईच विथ हिज ओन सेट ऑफ गोल्स एंड एफर्ट्स, और सबका अलग अलग गोल्स है और सब अपना अपना अलग एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर वी मस्ट कैरी आउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए प्रॉपर मैनर टू प्रिजर्व एन अनब्रोकन कम्युनिटी। और यह हमारा एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने कम्युनिटी को अनब्रोकन और प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका नंबर 3 1 2 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको मैं प्रोवाइड कर दिया। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पर्सनल हमको मैसेज करिए, और आपको नंबर जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। तो फ्रेंड्स अब हम आपसे जल्द मिलेंगे यूनिट नंबर 4th एंड 5th के साथ। ये आपकी यूनिट नंबर 4th और 5th है। और वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।